मैं प्रिया राठौर आपका आज की क्लास में स्वागत करती हूँ और आज हम करने वाले हैं वही जो हमारा चैप्टर चल रहा है क्या ही मैम 13 वाला, ठीक है। और उसका आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3। आई होप आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी, बेचारे 12th वाले है ना। अच्छे से पढ़ो भाई, समय जो है समय का चक्र धीरे धीरे बढ़ रहा है, दिवाली आ गई है और उसमें हमें हमारा ही दिवाला निकालना है पढ़ाई कर करके, ठीक है। तो दिवाली का सही मतलब दिवाले से है जो हमें निकालना होता है 12th में, ठीक है। जल लवणीय, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जल पढ़ेंगे और लवणीयता, यूरी हैलाइन और स्टेलो हैलाइन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद प्रकाश वाला क्या है ये कहानियाँ। तो भाई पिछली जो हमने क्लास ली थी, क्लास में हमने ये पढ़ा था कि हम अबायोटिक फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अजैविक फैक्टर्स जो है कारक, उसमें हमने पहला पढ़ लिया था तापमान, टेम्परेचर, ठीक है। आज जो हम पढ़ेंगे वो जल और प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, है ना। प्रकाश मारेंगे आज। तो भाई वाटर का है, वाटर में क्या करना है भाई, वाटर में कुछ नहीं करना, वाटर में कि वाटर हमारे एनिमल्स को यानी लिविंग थिंग को कैसे प्रभावित करता है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ कहानियां तो आपको पता ही है जो आपको बचपन से सिखाई जा रही है, जल ही जीवन है, जल के बिना कुछ नहीं है, मनुष्य की बॉडी में जो है वो 90% वाटर है, 70% वाटर है, ये आप कहानियां तो सुनते आ रहे होंगे, है ना। चलो, जीवन मूल रूप से जलीय प्रकृति यानी कि इक्वस इन नेचर होता है। हमारी कोशिका में भी भाई क्या है, वाटर ही है एक्सेसिव क्वांटिटी में, ठीक। जीवन की उत्पत्ति भी जल में ही हुई थी, ये तो फैक्ट है, विकास वाला चैप्टर है ना। इसका प्रूफ है हमारे पास कि हमने कहा था कि वही पुरानी कहानियां कि भाई पहले तो वो ऑक्सीजन थी नहीं, है ना, H2 था और फिर वो क्या हुआ, बारिश हुई और H2O जो नीचे आया उसके साथ जो है पानी बना, पानी इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेट से फिर ऑक्सीजन आई धरती पर और सबसे पहला जो जीवन है वो कहाँ पे आया था, जल में। मतलब सबसे पहले अर्थ पे जलीय जीव थे, वो जो बैक्टीरिया थे वो कहाँ से आए थे, पहले जलीय तो थे वो। तो भाई जीवन की उत्पत्ति जल में ही हुई थी और पानी के बिना जीवन अवस्था को बनाए रखना संभव नहीं है, ये तो हमें पता ही है। मैं तो खुद अपने साथ 2-4 बॉटल लेके बैठी रहती हूँ, है ना, कि प्यास लगे तो पी लेने का। ताप के साथ जल ही पौधों की उत्पादकता व वितरण को निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक है। जल देखो टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। कल जो हम टेम्परेचर पढ़ के, अच्छी बारिश होगी, पानी होगा आसपास, है ना। आप जिस एरिया में रह रहे हैं अगर वहाँ कोई नदी कुछ होगा तो भाई आपका एरिया जो है वो ठंडा रहता है। आप जिस सिटी में रह रहे हैं अगर वहाँ पे नदियाँ ज़्यादा होंगी तो आपका सिटी का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। तो पानी टेम्परेचर को, ताप को भी नियंत्रित करता है, पौधों की उत्पादकता को भी नियंत्रित करता है, प्रोडक्टिविटी को। प्लांट को तो चाहिए क्या, लाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, जीवन उसका इन्हीं तीनों में घूमता रहता है। तो पानी चाहिए उसको भी प्रकाश संश्लेषण करने के लिए, और अगर वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे तो हम क्या खाएंगे, हम भी तो प्लांट ही खाते हैं। तो इन सब के निर्धारण में भी जो जल है वो इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी की सतह पर 70% से भी अधिक भाग पानी है ना, 70% पानी है। हालांकि उसमें प्योर, जिसको फ्रेश वाटर कहते हैं, जो अलवणीय जल है उसकी क्वांटिटी भले ही कम है, लेकिन पूरा ओवरऑल अगर हम पानी की बात करें, समुद्र वगैरह सबकी, तो 70% पानी हमारी पृथ्वी पर है। मृदा में जल की आपूर्ति मुख्यतः जल चक्र के दौरान होने वाली वर्षा से होती है। जल चक्र सबने पढ़ा है, कोई ऐसा जिसने जल चक्र नहीं पढ़ा है तो मेरी तरफ से उसको बहुत बहुत शाबाशिया, है ना, नाम रोशन करेंगे वो जल चक्र नहीं पढ़ा। जल चक्र पढ़ा होगा, मुझे नहीं लगता आपको समझाने की जरूरत है जल चक्र क्या होता है। कि भाई जो पानी होता है वो पहले इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होके बादल बनाता है, बादल से वर्षा होती है, वो पहाड़ों पे जाती है, बर्फ जमती है, बर्फ से पिघला हुआ पानी वापस नदियों में आता है, बारिश का पानी वापस नदियों में आता है, जिससे जमीन के अंदर भूमिगत जल का लेवल बढ़ जाता है। ये सब कहानियां पढ़ी होंगी आपने, है ना। जल चक्र, जल की आवश्यकता प्रत्येक जीव के लिए भिन्न भिन्न होती है।
सबको अलग अलग वाटर चाहिए, है ना। आप अब दुनिया को छोड़ दो, आप में से आपके अपने फ्रेंड्स को देखो, कुछ लोग 2-4 बॉटल दिन में पानी पी जाते हैं, कुछ लोग पीते ही नहीं है। तो हर जीव की जो है जल की आवश्यकता अलग है। प्लांट को दिन भर उसकी रूट्स है वो एक ही काम वेलों की तरह, बस जल अवशोषित करना है उसको। हम ऐसा नहीं, हम जरूरत होती है, प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, वरना कुछ लोग ऐसे हैं जो दिन भर पानी नहीं पीते, उनको याद दिलाओ पानी पी लो बेटा, तब पानी पिएंगे, ठीक है। जलीय जीवों के लिए जल की गुणवत्ता अर्थात पीएच, रासायनिक संगठन महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब जो पानी में एनिमल्स रह रहे हैं, अब पानी में एनिमल्स, तो भाई पानी हमारे पास 2 प्रकार का है, अलवणीय, जिसको हम क्या कहते हैं भाई, ये सब चीजें आपको बायोलॉजी में होते हुए याद होनी चाहिए। फ्रेश वाटर कहते हैं जिसको, फ्रेश वाटर का मतलब ये नहीं साफ पानी, है ना। बायोलॉजी के अंदर फ्रेश वाटर का मतलब होता है अलवणीय जल, जिसमें सॉल्ट्स नहीं हो, मतलब नदियों का, तालाबों का, ये जो पानी कुएं का, जिनमें सॉलिडिटी बहुत कम होती है ना, लवण नहीं होते, जो हम पीने लायक पानी जिसको कहते हैं। और दूसरा होता है लवणीय जल। अब लवणीय जल को हम कहते हैं मरीन वाटर, जो हमारा समुद्र है, ओशियन का, है ना, जो पानी है मरीन वाटर कहलाता है। फ्रेश वाटर, मरीन वाटर। तो अब भी जब मैं फ्रेश वाटर बोलूं तो आप मतलब निकालेंगे मीठे पानी से, जिसको आप मीठा पानी कहते हैं, और ये लवणीय जल का मतलब सैलिनाइन वाटर, ठीक। तो भाई जो जल में जंतु रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, मछलियां। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो समुद्र में रहते हैं, तो उनको नदी में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, वो कहानियां अभी पढ़ेंगे हम। जल में लवणों का सांद्रण जीवधारियों के लिए विशेष महत्वपूर्ण होता है। जिस भी रिवर में, अगर वो फ्रेश वाटर में भी रह रहे हैं और वहां पे अगर मान लो बहुत पॉल्यूशन की वजह से वो नदी पॉल्यूटेड होती जा रही है, वहां पे लवण बढ़ते जा रहे हैं, तो वो धीरे धीरे वहां की प्लांट्स, वहां की फिश, सब कुछ धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगी, मरने लग जाएंगी। तो ये इंपॉर्टेंट है लवणीयता। लवणों की सांद्रता को प्रति 1000 भाग में लवणीयता के रूप में मापा जाता है। प्रति 1000 सांद्रता मतलब 1000 सांद्रता पे, सांद्रता समझते हैं, कंसंट्रेशन, केमिस्ट्री, ठीक है। तो सांद्रता पे आपके पास कितना परसेंट सॉल्ट है उस पानी के अंदर, वो उसकी क्या कहलाती है, लवणीयता। जैसे 1000 पे जो है 5 mm जो है वो है, तो कितना हो गया भाई परसेंट, कितना परसेंट हो गया, ये हो गया 0.5% सैलिनिटी है। और फ्रेश वाटर की सैलिनिटी इतनी तो होती ही है ना। फ्रेश वाटर बिल्कुल भी लवण नहीं है ऐसा नहीं होता, कुछ लवण तो होते ही है, ठीक है, के रूप में माना जाता है। जैसे मीठा पानी, मीठे पानी में 5% से कम, समुद्री जल में 30 से 35%, और कुछ अति लवणीय जिसको हाइपरसैलाइन, जिसको लेगून भी कहते हैं, में 100% से भी अधिक होती है, ठीक है। अभी मैंने कहा फ्रेश वाटर में भी 0.5 होगी, तो कोई ऐसा नहीं कि ये फ्रेश वाटर नहीं है। फ्रेश वाटर में हम कह रहे हैं कि 5% तक अगर सैलिनिटी है, लवण घुले हुए हैं, और होते भी है, सारे जल में लवण होते हैं, तो वो लवणी नहीं कहलाएगा, वो अलवणीय ही कहलाएगा। 5 से बढ़ जाता है कहाँ तक, 30 तक। तो कुछ जल में, जैसे कि समुद्र का जल है, समुद्र जल भी मैं थोड़ा सा कम कहूंगी। आप अगर जिस एरिया में रहते हैं वहां पे आपने कहीं सुना हो कि हमारे यहाँ तो जमीन से खारा पानी निकलता है ना, ये सुना है आपने। यहाँ जैसे राजस्थान के भी बहुत से इलाकों में मीठा पानी नहीं निकलता जमीन से, खारा पानी निकलता है ना। हमें डैम से पानी जो है घर में सप्लाई होता है, जमीन में जिनके बोरिंग होती है वो खुदाई करके जो निकालते हैं वो खारा पानी निकलता है। तो वो खारा पानी जो है वो कितना होगा भाई, 30 से 35% उसमें सैलिनिटी होती है, जो हमारे लिए नुकसानदायक है, क्योंकि हमें तो फ्रेश वाटर पीना है, मीठा पानी पीना है, ठीक है। लेकिन ऐसा ही, और अगर आप समुद्र की तरफ जाओ तो समुद्र में भाई 30-35 से बढ़ जाएगी सैलिनिटी, किसी में 60%, किसी में 50%, किसी में 40%, और कुछ ऐसे हमारे पास जगह भी है जहां पे 100% सैलिनिटी है। मतलब कि अगर 1000 लीटर पानी है तो उसमें 1000 ही क्या है, सॉल्ट की सांद्रता है, तो भाई हो गया ना 100% पूरा। तो उनको हम कहते हैं लेगून।
कभी सोशल में आपने पढ़ा होगा, लेगून उन्हीं को कहते हैं। लेगून क्या होते हैं, बहुत खारा, मतलब वही 100% सैलिनिटी, समझ गया, बिल्कुल खारा, में मुंह में भी नहीं ले सकते आप, इतना खारा पानी जो है वो रहता है लेगून्स में। वहाँ पे ज़्यादातर एनिमल्स या प्लांट नहीं रहते, बहुत रेयर एनिमल, और उसमें भी हमको पता है वो आर्कीबैक्टीरिया जो कहीं भी रह जाते हैं, हाइपर सैलिनिटी में भी रह जाते हैं। कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो 100% सैलिनिटी में भी सर्वाइव कर जाते हैं। ऐसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जैसे थर्मस इक्वेटिकस रहता है, ऐसे हाइपोहिल्लस होते हैं, थर्मोहिल्लस, हेल्फो, ठीक है, ये जो है ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा सैलिनिटी में भी सर्वाइव कर जाते हैं। बाकी ज़्यादा एनिमल आपको लेगून्स में नहीं मिलेंगे, ठीक है, प्लांट भी नहीं। तो 100% भी रहती है, जिसको अति लवणीय कहते हैं। तो भाई 3 प्रकार का पानी यहाँ पे हो गया, हम तो 2 ही कहते हैं। अब यही 2 सुनने को मिलता है आपको, एक तो कैसा, अलवणीय, दूसरा लवणीय, और तीसरा ये अति लवणीय, ठीक है, हाइपर सैलिनिटी। अब बात कर लेते हैं कि लवणीयता के आधार पर, जो लवणता को सहन कर पाए, सहन करने के आधार पर जीवों को निम्न श्रेणी में बांटा गया है। क्वेश्चन बनता है इस पे, प्रश्न पूछने लायक। बाकी सारा तो इंट्रोडक्शन था, मेन कहानी। पहले है यूरी हैलाइन, क्या होते हैं, ठीक है। यूरी हैलाइन वह जीव है जो लवणीयता के एक विस्तृत रेंज को, जैसे हमने टेम्परेचर में पढ़ा था ना, यूरी थर्मल और स्टेनोथर्मल, कल ही की क्लास में पढ़ा है। क्या था, यूरी थर्मल जो एक विस्तृत रेंज को कंट्रोल कर सकते हैं, अपना टेम्परेचर मेंटेन करके चल सकते हैं। बाहर 50 है तो उनका अंदर का 37 ही रहेगा, ऐसे हमने टेम्परेचर, बस वही सेम कॉन्सेप्ट हैलाइन में लगा देना है। बस यहाँ पे लवणीयता को ध्यान में रखना है, वहां पे ताप को ध्यान में रखना था, कोई कठिन तो नहीं है। यूरी हैलाइन बोले तो लवणीयता आनी चाहिए, यूरी स्टेलाइन बोले या यूरी थर्मल बोले तो भाई थर्मल मतलब टेम्परेचर, तो वहाँ टेम्परेचर की बात आ जाएगी, परिभाषा सेम ही रहेगी। यूरी हैलाइन वही जीव है जो एक विस्तृत रेंज को सहन करने की क्षमता रखते हैं, जैसे वही हम हैं, जैसे है ना, स्तनधारी होते हैं। स्तनधारी में भी सारे स्तनधारी नहीं होते, है ना, अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ इसके। और दूसरा है स्टेनोहैलाइन, क्या हो गए, स्टेनो का मतलब जो फिक्स रहते हैं, वो ऐसे चेंज नहीं कर सकते, ऐसे ही हमने स्टेनोथर्मल पढ़ा था, वैसा ही है सेम। इस प्रकार के जीव लवणीयता के एक विस्तृत परास या वाइड रेंज को सहन नहीं कर सकते, मतलब इनकी रेंज नेरो रहेगी, नैरो रेंज। सक्रिय परास को ऐसा भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव वे में लिखना चाहते हैं कि सक्रिय परास को व्यवस्थित सहन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि स्वच्छ जलीय अर्थात मीठे पानी वाले जीव समुद्री जल में या समुद्री मीठे पानी के जल जलाशयों में अधिक देर तक जीवित नहीं रह पाएंगे। जो फ्रेश वाटर में रह रहा है वो फ्रेश वाटर में ही रह पाएगा, जो ओशियन वाटर में रह रहा है वो ओशियन वाले वाटर में ही रह पाएगा। कौन से, जब अगर वो कैसे हो, स्टेनोहैलाइन हो, ठीक है। वैसे क्या होते हैं, जैसे इसमें आते हैं आपके ज्यादातर जो नॉन वर्टिब्रेट होते हैं ना, नॉन कॉर्डेट, नॉन वर्टिब्रेट, है ना, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, ये सब ज्यादा आप देखोगे ओशियन वाटर में रह पाते हैं। इनको आप फ्रेश वाटर में लाके डाल दोगे तो ये मर जाएंगे, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पाते उसको, रेंज उनकी उतनी फिक्स है भाई, 30 से आप ज्यादा से ज्यादा 40 कर दो, लेकिन उससे ऊपर या 30 से कम कर दोगे तो वो जीवित नहीं रह पाएंगे। तो इनको हम कहते हैं स्टेनोहैलाइन। अब ये होता कैसे, सुनो, इनका तो भाई चेंज ही नहीं होता। ये तो आप अगर नदी वाले पानी में रह रहे हैं, नदी वाले से आप समुद्र वाले में डाल दोगे तो मर जाएंगे, समुद्र वाले को नदी वाले में डाल दोगे तो मर जाएंगे। लेकिन ये जो यूरीथैलाइन है ये कैसे कंट्रोल करते हैं, इसको सुनो। जैसे मान लो फिश है, कुछ फिशेज ऐसी होती हैं, अभी हम माइग्रेशन भी पढ़ेंगे। माइग्रेशन क्या होता है, कुछ फिशेज ऐसी होती है जो ओशियन वाटर में रहती है, लेकिन जनन करने के लिए, है ना, रिप्रोडक्शन करने के लिए उनको फ्रेश वाटर चाहिए होता है। जान के शायद आपको हैरानी हो या नहीं भी हो, डिस्कवरी देखते हैं तो नहीं होगी, है ना। कुछ फिशेज ऐसी होती हैं जो साल भर समुद्र के पानी में रहती है, लेकिन जब उनको जनन करना होता है तो उनको फ्रेश वाटर चाहिए होता है, तो वो फिर है ना ओशियन से रिवर में चली जाती है, क्योंकि ओशियन रिवर सब मिक्स होते हैं। ये कहानी तो आपने सोशल में पढ़ी होगी। अब ये कंट्रोल कैसे करते हैं, ये कैसे इस विस्तृत रेंज को मेंटेन करते हैं कि भाई अचानक से, क्योंकि ये यूरीथैलाइन है, ये कर सकते हैं। देखो ये फिश है ना, एक ये फिश है, दोनों कंडीशन में आपको बता देती हूँ। अब सुनना मेरी बात, ये 2 डब्बे बना देती हूँ। ये रह रही है समुद्र वाले जल में,
ठीक है, और ये रह रही है मीठे पानी में या फ्रेश वाटर में। अब देखो, मान लो ये फिश पहले ओशन में थी, है ना, ये ओशन वाली फिश है, ये समुद्र में रहती थी, अब ये कहाँ आ गई है, फ्रेश वाटर में आ गई है। अब देखो, जो जीव जहां पे रहता है उसके हिसाब से उसकी सैलिनिटी होती है। तो इसकी बॉडी के अंदर आपको पता है सेल जो होती है वो कंसंट्रेट होती है, भाई उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं सेल के अंदर, है ना, रासायनिक पदार्थ होते हैं, तो उसकी कोई ना कोई सांद्रता तो होगी। तो मान लो इसकी बॉडी के अंदर 15% सैलिनिटी है, और बाहर कौन सा पानी है, बाहर फ्रेश वाटर है, तो फ्रेश वाटर की सैलिनिटी तो हम बोल रहे हैं 5% मानते हैं, तो यहाँ पे 5% है। अब अगर आपको थोड़ा सा परासरण या विसरण यानी कि ऑस्मोसिस ध्यान में आ रहा हो, तो ऑस्मोसिस क्या होता है कि जल क्या करता है, अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है, और अगर विलय को देखें तो विलय अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आता है। तो अब नेचुरली वे में होना क्या चाहिए, नेचुरली वे में ये होना चाहिए कि ये सारा जल अंदर जाने लग जाएगा, क्योंकि अंदर हाइपर कंसंट्रेशन है। ये कहानी अब पहले से पढ़ी होनी चाहिए। अति परासरी विलयन है अंदर की तरफ, है ना, तो जल तो क्या करता है, बेचारा सबका भला करने जाता है, जहां उसको लगता है इधर सांद्रता ज्यादा है उधर घुस जाता है, तो भाई जल घुस गया अंदर, है ना। मैंने 11th वाले बच्चों को ऐसे समझाया है कि जल जो होता है ना वो बड़ा ऐसा लफड़ेबाज आदमी है, जहां इसको लड़की दिखती नहीं है ये घुस जाता है। तो अभी ये सांद्रताएं जो है ये लड़कियां हैं, तो जहां लड़कियां दिखती है घुस जाता है। तो अब ये क्या कर रहा है, भाई इसके पास लड़कियां 5 ही हैं, उधर 15 है, तो ये कहता है चलो लड़कियां पटाते हैं, तो ये जो है ना ये अंदर घुस जाता है। अब अगर ये ऐसे ही अंदर घुसता रहा तो आपको पता है सेल जो है वो फूलने लग जाएगी, और इसके अंदर भाई इसको 15% चाहिए, इसका बॉडी का मेंटेनेंस कितना है, इसकी बॉडी की लवणीयता 15% है, लेकिन ये जल जाने से सांद्रता कम हुए जा रही है। ये कब तक होता रहता है, परासरण कब तक होता है, जब तक कि दोनों सांद्रताएं समान नहीं होती। तो जब तक अंदर वाली 5 नहीं होती तब तक ये चलता रहता है। तो ये तो इसकी तो सेल फूल जाएगी, और जो फिश है वो तो फट के मर जाएगी, उसकी तो बॉडी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसको तो 15% सांद्रता चाहिए। तो क्या होता है, 2 काम होते हैं। देखो, एक तो जल भी अंदर जा रहा है, या दूसरा काम ये हो सकता है कि ये बाहर आ जाए। ये लड़कियां बोले चलो तू क्या आएगा, मैं ही चली जाती हूँ बाहर, 5% कर देती हूँ। दोनों ही कंडीशन में नुकसानदायक है इसके लिए, क्योंकि उसको तो 15% मेंटेन रखना है बॉडी का कंसंट्रेशन। अब क्या होता है, एक चीज आपने पढ़ी होगी, सक्रिय विसरण या परासरण, है ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसको कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सब 11th की कहानियां हैं ये, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो अब ये फिश क्या करती है, ये फिश ये करेगी कि ये ऊर्जा देके यानी कि एटीपी का यूज करके इस जल को आने से रोकेगी कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं आना इधर, खबरदार जो आए। या अगर जल आ भी रहा है, क्योंकि जल पे किसी का जोर नहीं चलता, जल तो आएगा ही आएगा, तो ये क्या करती है, एक्टिवली यहाँ पे जो आयंस है इधर कम हो रहे हैं, इसके आयंस है ना इधर कम हो रहे, तो ये क्या करती है, बाहर से आयंस भी लेना शुरू कर देती है। मान लो सोडियम ले रही है, पोटेशियम ले रही है, ये कह रही है जल आ रहा है, ठीक है आने दो, अपन आयंस भी लेते हैं, अपन 15 मेंटेन रखेंगे, जल भी आ रहा है, आयंस को भी ऊर्जा दे दे के खींचो अंदर की तरफ, है ना, पुल करो, ताकि 15% अपना जो है बना रहे। ये वैसा ही है कि आपका खर्चा हो रहा है ना, आपकी बॉडी के अंदर खर्चा हो रहा है, तो आप क्या करोगे, आप सोचोगे दूसरा कमा भी लो, भाई एक तरफ खर्चा हो रहा है तो कमा भी लो। तो भाई ये कह रहा है जल आ रहा है जिससे मेरी स्टेलिनिटी बढ़ रही, कम होती जा रही है सांद्रता, तो मैं क्या कर सकती हूँ, बाहर से ये आयंस भी लेना शुरू कर दूं तो मेरी स्टेलिनिटी बरकरार रहेगी। ऐसा ये भी करेगी जब ये समुद्र में जाएगी। मान लो ये फ्रेश वाटर की फिश है और इसको 5% रखना है अपना अंदर का, लेकिन जल में तो 35% होता है, समुद्र वाले जल में। अब वही कहानी, जल जो है बाहर निकलना शुरू कर देगा तो ये तो भाई मर जाएगी, सारा जल बाहर चला जाएगा। दूसरी कहानी कि वही जो आयंस है वो अंदर आना शुरू कर देंगे, क्योंकि इधर ज्यादा है आयंस की सांद्रता, तो भाई इसके तो 5% से कांटा ऊपर चला जाएगा। दोनों ही सिचुएशन हो सकता है, कम भी हो सकता है या फिर बढ़ सकता है, लेकिन इसको तो 5 रखना है। तो बस सेम कहानी, क्या करेगा ये, एटीपी यूज करके, ये जो आयंस अंदर आ रहे हैं इनको एटीपी यूज करके बाहर निकालेगा, चलो निकलो बाहर यहाँ से। या फिर जल जो बाहर जा रहा है तो जल के अणुओं को एटीपी यूज करके बाहर लेगा, अंदर ले लेगा कि चलो अंदर आओ अंदर आओ अंदर आओ, क्योंकि वो तो बाहर जा रहे हैं।
है ना, H2O बाहर जा रहा है, आयंस अंदर आ रहे हैं, इधर भी क्या हो रहा है, जल अंदर जा रहा है, इसको बाहर फेंकना है, तो ये क्या करेगा, बाल्टियां भर भर के लो ऊर्जा यूज करो, बाहर निकालो जल को, ये तो, और ये अंदर लेने की कोशिश करेगा, एटीपी यूज करेगा, अंदर लेगा, ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एटीपी यूज कर रहा है, क्योंकि ऐसे ये अपने आप को मेंटेन रखती है ना। जिसको समझ नहीं आ रहा हो भाई कैसे मेंटेन रखते हैं, ऐसे एक फिश का एग्जाम हम भी करते हैं ऐसा, हम में भी आप देखो टॉयलेट आपको रख दो खारे पानी के अंदर, बहुत टॉयलेट ठंड में आती है ना टॉयलेट, सब टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए सारी हैं, अभी वो भी पढ़ेंगे हम डिटेल में, आगे आएंगे, ठीक है। प्रकाश, नेक्स्ट क्या है भाई, प्रकाश को हम कैसे करते हैं, तो प्रकाश एक महत्वपूर्ण परिस्थिति कारक है, ये भी अजैविक कारक है, ठीक है, अजैविक कारक पढ़ रहे हैं हम। प्रकाश अवधि कुछ पौधों में पुष्पन, वृद्धि, अंकुरण हेतु आवश्यक होती है, वही प्लांट के लिए तो है ही क्या, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट, तो लाइट उसको इफेक्ट करती है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कम प्रकाश में ही पुष्पन कर देते हैं, जिसको हम शॉर्ट डे प्लांट्स कहते हैं, याद आ रहे हैं क्या कुछ 11th की कहानियां, शॉर्ट डे प्लांट्स, क्या बोलते हैं इसको, लघु अवधि प्लांट है ना, हिंदी में तो लघु अवधि कहते हैं शायद, लघु अवधि प्लांट, जो बहुत कम लाइट में भी पुष्पन कर लेते हैं, उनको ज्यादा लाइट नहीं चाहिए। और कुछ होते हैं लॉन्ग डे प्लांट, जिनको बहुत ज्यादा लाइट मिलती है पूरे दिन, तब जाके उनमें पुष्पन होता है, ज्यादा लाइट चाहिए होती है, ठीक है, लॉन्ग डे और शॉर्ट डे। और एक होते हैं डे न्यूट्रल प्लांट, उदासीन प्लांट, जिनको मतलब ना ज्यादा चाहिए ना कम, उसको डे न्यूट्रल बोलते हैं। तो भाई प्रकाश से ही पुष्पन होता है, वृद्धि होती है और अंकुरण भी होता है। बीज अंकुरित कब होगा, जब उसको लाइट मिलेगी थोड़ी, है ना, थोड़ा सा ऊपर आते हैं, अगर लाइट मिल जाएगी तो वो अंकुरित हो जाएगा। अधिकांश जंतु प्रकाश के लिए संवेदनशील होते हैं, हमें भी चाहिए प्रकाश, बिना प्रकाश के हम नहीं रह सकते, विटामिन डी की कमी हो जाएगी, एक तो सबसे पहला काम तो यही, और भी हमारी बॉडी में लाइट जरूरी है। अनेक जीवों में गतियों की लय, गतिविधियों की लय यानी कि रिदम, लय का मतलब रूटीन्स, जिसको आप बोलते हैं कि रोज का जो रूटीन है उनका, प्रकाश द्वारा घटती बढ़ती रहती है। उदाहरण के लिए कॉकरोच, शलभ, शलभ किसको कहते हैं, मौत को, अरे मौत नहीं, मौत, वो लाइट में आता है ना बटरफ्लाई जैसा, मौत, उसको। चमगादड़ जैसे रात्रिचर, रात में सक्रिय रहते हैं, भाई इनको तो लाइट चाहिए ही नहीं, चमगादड़ रात को निकलता है, कॉकरोच जनरली रात को निकलता है ना, रात्रिचर प्राणी है। कुछ होते हैं जो दिन में चर करते हैं, रात को सो जाते हैं, जैसे नॉर्मल एनिमल्स होते हैं, उल्लू है, चमगादड़ है, ये रात को निकलते हैं, इनको लाइट ज़्यादा नहीं चाहिए। तो बहुत सारे जीवों की जो गतिविधियां हैं वो लाइट पर डिपेंडेंट है। लाइट में जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, नॉक्टर्नल, ठीक है। अनेक जंतु, अंधेरे में जो होते हैं उनको नॉक्टर्नल जीव कहते हैं। अनेक जंतु प्रकाश की तीव्रता व अवधि, जिसको क्या कहते हैं, फोटो पीरियोडिसिटी, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया अभी, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, है ना, दीप्तिकालिता जिसको कहते हैं, फोटो पीरियोडोसिटी, ठीक है। फोटो का एक, फोटो मतलब प्रकाश, पीरियड का मतलब एक पीरियड चाहिए उनको, प्रकाश का एक फिक्स पीरियड चाहिए पुष्पन या कुछ भी करने के। लिविंग एनिमल्स में भी ऐसा होता है, कुछ एनिमल्स को फिक्स लाइट चाहिए होती है जनन या अपने जीव वृद्धि के लिए, है ना, ठीक है। तो ये भी प्लांट में भी और एनिमल्स में भी। अनेक जंतु प्रकाश की तीव्रता या अवधि में होने वाले इन दैनिक मौसमी बदलाव में भोजन एकत्र कर प्रजनन और प्रवासी गतिविधियों हेतु संकेत प्राप्त करते हैं। देखो प्रकाश और टेम्परेचर दोनों मिले हुए हैं, ये बात मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। जितनी सनलाइट आएगी टेम्परेचर उतना ही बढ़ेगा। तो टेम्परेचर को भी मेंटेन, हमने टेम्परेचर के प्रभाव पढ़ लिए लास्ट क्लास में, तो भाई टेम्परेचर को मेंटेन कौन करेगा, ये लाइट ही तो करेगी, सनलाइट। तो टेम्परेचर और प्रकाश आपस में जो है कनेक्टेड है। इसका मतलब जो जो प्रभाव आपने टेम्परेचर में देखे थे वो लाइट से भी आएंगे, क्योंकि यही तो टेम्परेचर बढ़ा रहा है या कम कर रहा है। तो बहुत सारी चीजें जो है वो टेम्परेचर और लाइट पे डिपेंडेंट होती है। गहरे समुद्र में 500 मीटर से अधिक गहराई पर हमेशा अंधकार बना रहता है, अर्थात प्रकाश की किरणें वहां तक पहुंच नहीं पाती। समुद्र के इस भाग को अबाइसल क्षेत्र कहते हैं। अबाइसल, ठीक है, ये अबाइसल है। अबाइसल क्षेत्र ऐसा क्षेत्र जहां पे सनलाइट, देखो ओशन बहुत डीप होता है,
कभी आपने स्कूबा डाइवर्स को देखा हो, वो दिन में भी अंदर जाते हैं तो वहाँ बिल्कुल अंधेरा, लाइट लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि सनलाइट जो है वो सारी सनलाइट डीप ओशियन के अंदर नहीं जा पाती। एक 500 मीटर, जैसे यहाँ पे दे रखा है, 500 मीटर के बाद सनलाइट जो है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। और जो समुद्र का तल होता है, समुद्र के तल को क्या कहते हैं बच्चों? बेंथम कहते हैं, बेंथम। बेंथम, समुद्र के तल का जो इन्वायरमेंट रहता है उस एरिया को बेंथम कहते हैं। देखो कई बुक्स में आपको है ना ये इसमें जोन्स दे रखे हैं, लेक्टोरल जोन्स और लेसिथिरल जोन्स और बेंथम जोन और प्रोफंडल जोन्स, लेकिन एनसीईआरटी ने इस बारे में कुछ नहीं दिया है, इसलिए मैं उसको एक्स्ट्रा उस लेवल पे नहीं ले जा रही हूँ। ठीक है, तो डीप होता है जो बेंथम, एक होता है भाई प्लैंक्टोन्स, नेक्टोन्स और बेंथम्स, ये भी होते हैं। प्लैंक्टोन्स क्या होते हैं? समुद्र के तल पे जो मतलब फ्लो के साथ जैसे लहरें जा रही है वैसे जो एनिमल्स बह के चले जाते हैं ना, छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उनको हम बोलते हैं प्लैंक्टोन्स। जू प्लैंक्टोन्स सुना होगा आपने, है ना। कुछ ऐसे होते हैं जो धारा के विपरीत भी गति करते हैं, मतलब सक्रिय रूप से ऊर्जा निकाल के फिर वो अपनी दिशा में जाते हैं, वो धारा के साथ नहीं बहते, फ्लो के साथ नहीं बहते, उनको कहते हैं नेक्टोन्स। और ये होते हैं बेंथम्स, ये रेंगते रहते हैं, समुद्र के बिल्कुल गहराई में रहते हैं, या तो पौधे होंगे तो चिपके हुए रहेंगे या फिर रेंगते रहते हैं, तो इनको बोलते हैं बेंथम। इनको ज़्यादा लाइट की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, इसीलिए डीप ओशियन में ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्लांट्स या एनिमल्स आपको नहीं मिलते। चूंकि सूर्य का प्रकाश यहाँ तक नहीं पहुंचता, अंत उत्पादक जीव नहीं होते। ठीक है, उत्पादक जीव नहीं है। उत्पादक जीव कौन से हैं? जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, वो वाले प्लांट भी नहीं मिलेंगे आपको वहां पे, वो वाले एनिमल भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि सनलाइट जा ही नहीं रही। प्रकाश संश्लेषण के लिए तो सनलाइट चाहिए। वहां पे आपको मिलेंगी ये पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटार, ये जो आप लोअर कैटेगरी के एनिमल्स पढ़ते हो, स्पॉन्ज, वो सब मिलेंगे। इस क्षेत्र में परभक्षी निवास करते हैं। इसमें वो लोग रहते हैं जो दूसरों को खाते हैं, खुद खाना नहीं बना रहे, है ना। वो बहुत सारी फिशेस हो रहती है जो बहुत डीप में रहती है ना। और मैंने 2-3 एग्जाम्पल जो पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा के लिए। यहाँ रहने वाले कई जंतुओं में अन्य जीवों को आकर्षित करने हेतु जैव प्रदीप्ति अंग पाए जाते हैं, बायोल्यूमिनेंस, है ना। जेलीफिश देखिए चमकती रहती है पानी के अंदर। तो ऐसे बहुत सारे फिशेज हैं, एनिमल्स हैं जहाँ पे लाइट नहीं आती, तो उनमें बॉडी के अंदर लाइट जलती है। फिशेज होती है कुछ जो बायो ल्यूमिनेंस पैदा करती है ना। जेलीफिश है, लाइट चमकती रहती है, उसमें ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं, लाइकोपर्सिन और ऐसे टाइप के ल्यूफीफेरोन्स, है ना, जो लाइट इमिट करते हैं ताकि वो चमके। तो इनमें बायोल्यूमिनेंस ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, एक फिश है जो मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा, अब मेरे को जब तक उसका नाम याद नहीं आएगा मेरे चैन को चैन नहीं मिलेगा। उसके ऐसे यहाँ पे ऐसा लगा हुआ रहता है और इधर से लाइट निकलती है ना। मेरे को बस याद नहीं आ रहा उसका नाम, अब मेरे को देखना ही पड़ेगा उसको। ऐसे टॉर्च जैसा लगा होता है उसके, वहाँ से लाइट निकलती है उसके आगे की तरफ। डिस्कवरी में देखी थी मैंने एक बार। ठीक है, दृश्य प्रकाश के सभी घटक समुद्र में विभिन्न गहराई पर रहने वाले पौधों के लिए उपलब्ध नहीं होते। भाई सनलाइट जा ही नहीं रही है ना, ओशियन में एक फिक्स जगह पे, डीप ओशन में नहीं जाती। तो आप अभी मैंने कहा कि वहाँ पे ज़्यादातर या तो परभक्षी रहेंगे जो दूसरों को खाते हैं, या ऐसे एनिमल्स रहेंगे जो सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि एनिमल्स होते हैं ना, पॉरीफेरा एनिमल है ये तो पता है, सिलेंट्रेटा, है ना, ये सब क्या करते हैं, ये जू प्लैंक्टोन्स को, छोटे छोटे जीवों को खाते हैं, इनको सनलाइट नहीं चाहिए, तो वो एनिमल्स आपको मिल सकते हैं, स्पॉन्जेस। सबसे ऊपर का लगभग 200 मीटर गहरा का क्षेत्र जो होता है वो फोटिक या यूफोटिक जोन कहलाता है। समुद्र का 200 मीटर के जोन में अच्छे से सनलाइट आती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, यूफोटिक या फोटिक। फोटो का मतलब लाइट, तो लाइट अच्छे से आ रही है, यहाँ प्रकाश की उपलब्धता बनी रहती है। इसके नीचे अफोटिक क्षेत्र शुरू हो जाता है जहां से लाइट धीरे धीरे कम होने लग जाएगी, में कम प्रकाश पहुंचता है, जबकि बहुत अधिक गहराई में पूर्णतः अभाव होता है, जिसको मैंने कहा बेंथम, जो बेंथम जोन होता है, जिसको प्रोफंडस भी बोलते हैं, प्रोफंडिक जोन भी कहते हैं, वहां पे लाइट नहीं होती ज्यादातर। अब ये एक सवाल आपके एनसीईआरटी ने पूछा हुआ है आपसे कि भाई लाइट नहीं होती वहां पे एनसीईआरटी में, तो वहां पे कौन से एनिमल्स निवास करते हैं या कौन से जीव रहते हैं, एनिमल्स तो नहीं बोलूंगी मैं भाई। समुद्र में बहुत अधिक गहराई पर केवल
क्वेश्चन है इसलिए इंपॉर्टेंट है। लाल शैवाल निवास करते हैं, ठीक है। लाल शैवाल दृश्य प्रकाश के नीले भाग को अवशोषित करते हैं, इसीलिए वो जिंदा रह जाते हैं। अब कई लोग ये लॉजिक लगाते हैं कि जब नीले भाग को अवशोषित कर रहा है तो लाल कैसे हो गया, तो उसका लाल और नीले से कोई लेना देना नहीं है। लाल शैवाल में एक वर्णक होता है जिसको बोलते हैं फाइकोइरिथ्रीन। क्या कहते हैं? फाइकोइरिथ्रीन। ये इस वजह से लाल होते हैं। और इस फाइकोइरिथ्रीन की एक खासियत है कि ये नीले रंग को ही अवशोषित करता है, नीले हरे दोनों बोलूंगी मैं। अब बात को ध्यान से सुनना, जगह कहाँ है भाई, देखने दो मुझे, है चलो ये पढ़ लो, इसके बाद समझाती हूँ। समुद्र की गहराई में केवल छोटे तरंगदैर्ध्य वाली नीले प्रकाश की तरंगे ही पहुंच पाती है। अंततः प्रकाश संश्लेषी जीवों का अभाव होता है। प्रकाश संश्लेषण तो होना ही नहीं है इनमें, क्योंकि भाई प्रकाश तो पहुंच ही नहीं रहा, सिर्फ नीला पहुंच रहा है वहां तक, है ना। प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। ये लाल शैवाल है, लाल शैवाल में फाइकोइरिथ्रीन नाम का पिगमेंट वर्णक होता है जिसकी वजह से ये लाल दिखते हैं। अब देखो ये समुद्र है और ये डीप में लाल शैवाल रह रहे हैं। समुद्र में हम कह रहे हैं कि समुद्र की लाइट सिर्फ यहाँ तक, जो प्रकाश है वो यहाँ तक पहुंच पाता है। अब बात करते हैं थोड़ी सी फिजिक्स की। फिजिक्स में आपने पढ़ा है कि हर प्रकाश, दृश्य प्रकाश की एक वेवलेंथ होती है, तरंगदैर्ध्य वेवलेंथ होती है ना। लाल लाइट की सबसे ज्यादा होती है, लाल लाइट की सबसे अधिक होती है मैक्सिमम, और नीले की सबसे कम होती है। लाल की शायद जो होती है 680 से 700 के बीच होती है, और इसकी जो होती है 370 या 320 के से ऊपर होती है ना। 320 से शायद 400 या 370 से 400, है ना, एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट 300 से 400 के बीच में। और इसकी 700 के आसपास होती है, 600 से 700 के बीच, तो इसकी ज्यादा तरंगदैर्ध्य है। जिसकी तरंगदैर्ध्य जितनी ज्यादा होती है उसकी भेदन क्षमता उतनी ही अधिक होती है, उतनी ही कम होती है, ठीक है। तरंगदैर्ध्य ज्यादा तो भेदन क्षमता कम, जबकि इसकी तरंगदैर्ध्य कम है इसलिए इसकी भेदन क्षमता बहुत ज्यादा है। तो लाल लाइट तो नीचे पहुंचते पहुंचते यहीं लुढ़क जाती है, अपने से ना हो पाएगा भेदन। लेकिन नीले वाली की तरंगदैर्ध्य बहुत कम है तो ये अंदर तक, डीप तक जा पाती है। इसीलिए गहराई में भी समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, ठीक है, नीला रंग पहुंच पाता है। और ये तो भाई है ही लाल शैवाल, इनको तो चाहिए ही नीला, तो ये वहां रह पाते हैं, बाकी कोई ना रह पाएगा, ठीक है। इसमें क्लोरोफिल वोरोफिल कुछ नहीं मिलेगा, ये फाइकोइरिथ्रीन मिलता है, इसी से ये खाना जो है बना लेते हैं, फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, ठीक है। चलो समझ में आ गई बात। तो ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो नीट में भी पूछा हुआ है, इसलिए आपको याद रखना है। तो आज की जो कहानी है उसका अंत करती हूँ मैं, और कल हम एक और टॉपिक अजैविक बचा है मृदा, उसके बारे में पढ़ेंगे। और आई होप मुझे इजी ही लग रहा होगा आपको ये चैप्टर। तो मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए